यस, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। तरण क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैराग्राफ। उसमें एक आपसे पूछा जाता है एनालिटिकल पैराग्राफ। तो एनालिटिकल पैराग्राफ आपको किस तरह से लिखना है, इसमें आपको डाटा दिया रहता है और उस डाटा के बेस पे आपको एनालिटिकल पैराग्राफ बनाना होता है। ठीक है, पहले हम करेंगे चार्ट्स और ग्राफ्स दिया रहता है, उसके बाद पाई चार्ट और किस तरह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, मतलब जो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ बनाने के लिए दिया जाएगा उसको किस तरह से सॉल्व करना है, पूरी डिटेल से मैं आज आपको बताऊंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, सो इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। An analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basis of an analysis of a given chart, graph, data, outline, clues, table, etc. जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है वो एक डेस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। किसी डाटा के बारे में, ग्राफ के बारे में या किसी स्टोरी वगैरह की आउटलाइन दी जाती है, उसके बारे में हमें लिखना होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है ना। तो उसे क्या बोलते हैं? एनालिटिकल पैराग्राफ। The paragraph must use clear and crisp language along with providing complete details of the chart given in the question. जो भी आपको क्वेश्चन में या ग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है, जब आप एनालिटिकल पैराग्राफ बनाओगे तो हर एक इन्फॉर्मेशन उसमें अच्छे से ऐड होनी चाहिए और जो आपकी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो लिखने में, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और ईजीली समझ आने लायक होनी चाहिए। The analytical paragraph has to be written in around 100 to 120 words. ये 10th क्लास में 5 मार्क्स का पूछा जाता है और ये आपको 100 से मीन्स 100 वर्ड्स से आपके कम लिमिट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको काउंट ही करना है, 90 की होगी तो भी चलेगी, 100, 101, 110, 20 तक आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, मीन्स टू से आप 9, 10 से लेकर के 12 लाइन तक इसको बना सकते हो। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ टास्क किस तरह से आपको दिया रहता है। लाइन या बार ग्राफ दिया जा सकता है आपको क्वेश्चन में, पाई चार्ट दिया जा सकता है, मैप या फिर डायग्राम दिया जा सकता है किसी तरह का, या फिर कोई क्यूज दिए जा सकते हैं जिनको हम बोल देते हैं कि कुछ लाइन्स दी जाती हैं, है ना, हिंट्स दिए जाते हैं, और या फिर प्रोसेस दिखाई जा सकती है आपको। इस तरह से के क्वेश्चंस दिखा के वो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ बनाने के लिए पूछ सकता है एग्जामिनर। अब देखिए, जो आप बनाओगे एनालिटिकल पैराग्राफ वो कैसा होना चाहिए। इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन द सेम टाइम। जो आपको ग्राफ में इंफॉर्मेशन दिखाई गई है या पाई चार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन दिखाई गई है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस पैराग्राफ के अंदर होनी चाहिए। इट शुड स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइड बाय द चार्ट, ग्राफ और क्यूज एट्सेट्रा। हर एक फैक्ट जो उसमें दिखाया गया है वो होना चाहिए। It is necessary to make use of simple and accurate language. सिंपल मतलब जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा जंबल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेट लैंग्वेज यूज़ करनी है आपको। इट शुड मेंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज़ अप्रोप्रिएटली, मतलब जो लैंग्वेज है वो अच्छी तरह से है, लैंग्वेज के जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करके उसका सिंपली यूज़ होना चाहिए। It is appropriate to use the same tense throughout the analytical paragraph. एनालिटिकल पैराग्राफ अगर आपने स्टार्टिंग से प्रेजेंट टेंस में किया है तो प्रेजेंट टेंस में करना है। मीन्स कई बार हमें डाटा दिया होता है वो पास्ट का होता है तो आपका पूरा ही एनालिटिकल पैराग्राफ पास्ट में रहेगा, है ना। तो डाटा के अकॉर्डिंग आपको टेंस यूज़ करना है, बट पूरा पैराग्राफ एक ही टेंस में हो तो बेटर होगा। नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रेस्पॉन्स शुड बी प्रोवाइडेड। आपको अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड नहीं करना होता है, वही जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी है उसी बेस पे आपको पैराग्राफ बनाना होता है। इट वुड बी प्रेफरेबल टू यूज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपके प्रेफरेबल है, आपकी मर्जी है कि आप पैसिव वॉइस का यूज़ करोगे या फिर एक्टिव, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बट अच्छा रहेगा अगर आप लोग उसमें पैसिव वॉइस ही यूज़ करो। हम कहते हैं ना कि ये सर्वे जो है इस गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया या फिर इस जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा करवाया गया है ना, तो वो पैसिव वॉइस फॉर्म बन जाती है। तो उसी में आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप उसमें बनाओगे तो, पैसिव वॉइस में बनाओगे तो।
जिसमें इज एम आर या फिर वॉज वर है या हैज हैव हैड है, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके बनाते हैं ना हम पैसिव वॉइस में, तो ध्यान रखना है आपको। वह हाउ टू स्ट्रक्चर एन एनालिटिकल पैराग्राफ, किस तरह से हम बनाएं उसको, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें इंट्रोड्यूस द ग्राफ, कि जो ग्राफ है किस बारे में है, स्टार्टिंग में हमें उसका इंट्रोडक्शन देना होता है। उसके बाद हमें पूरी डिटेल देनी होती है और डिटेल के बाद लास्ट में हमें उसका ओवरव्यू देना होता है। ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जब आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखोगे। पहले ग्राफ को इंट्रोड्यूस करना है कि वो किस बारे में है और क्या है, दूसरा उसकी डिटेल देनी है और उसके बाद आपको उसका ओवरव्यू देना है। अब देखिए इंट्रोड्यूस किस तरह से लिखोगे। जो इंट्रोडक्शन है एनालिटिकल पैराग्राफ में, ग्राफ की जो आप इंट्रोडक्शन दोगे वो किस तरह से दोगे, है ना, स्टार्टिंग किस तरह से करोगे। मैंने हर एक छोटी छोटी चीज़ इसमें ऐड की है। टू डू दिस, पैराफ्रेज द टाइटल ऑफ द ग्राफ, पुट इट इन अ टाइम फ्रेम इफ़ देयर इज़ वन। अगर आपको टाइमलाइन दी रहती है तो वो आपको टाइमलाइन देनी है, अदरवाइज नहीं देनी है। ओनली टाइटल दे के आप स्टार्ट कर सकते हो। आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, दिस चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स। अगर आपको चार्ट दिया है तो आप ये लिख सकते हो, ये जो चार्ट है, द चार्ट गिवन बिलो डिस्क्राइब्स, सॉरी गिवन अबव, या फिर द टेबल सजेस्ट दैट, टेबल दिया है, ग्राफ दिया, आप कह सकते हो द ग्राफ सजेस्ट दैट, द लाइन ग्राफ शोज दिस, इस तरह से लिख सकते हो। या फिर द डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, जो डाटा दिया गया है वो हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। या फिर द पाई चार्ट शोज दैट या इलस्ट्रेट्स दैट। इस तरह से आप अपनी स्टार्टिंग लाइन कर सकते हो। यहाँ मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसी भी तरह से आप अपना जो एनालिटिकल पैराग्राफ है उसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ जी, ओवरव्यू हमें किस तरह से देना होता है, देखिए, स्टेट व्हाट द मेन ट्रेंड और ट्रेंड्स इन द ग्राफ आर, और डोंट गिव डिटेल हियर। यहाँ जब आप ओवरव्यू देते हो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखनी होती है। जस्ट लुक फॉर समथिंग दैट डिस्क्राइब्स व्हाट इज़ हैपनिंग ओवरऑल, मतलब हमें उसकी एक तरह से आउटलाइन देनी होती है ओवरव्यू में। क्या क्या हम इसके लिए फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं वो मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है। और पैटर्न ऑफ ग्रोथ, पैटर्न बता सकते हैं कि किस तरह से ग्रोथ हुई है, अचानक से हुई है या स्लोली ग्रेजुअली हुई है। रैपिडली, डबल कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से डबल हो गई। स्काई रॉकेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइकिंग इंक्रीज कर सकते हैं, जब किसी चीज़ में ग्रोथ हुई है वो किस, अगर ज़्यादा तेज़ी से हुई है तो उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। पीक्ड, सोयरिंग रेट्स, डिक्लाइंड, कम हुई है तो डिक्लाइंड, है ना। प्लमटेड, लेवल्ड ऑफ, स्टैग्नेटेड, फ्लक्चुएटेड, starting to rise, starting to fall, starting to rise, starting to fall, drop down, slightly, etc. इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हो जब आप लोग ओवरव्यू दोगे। ओवरव्यू मतलब ओवरऑल उसके बारे में बताओगे। ठीक है, यहाँ से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह से पैराग्राफ बनाना है। अब है डिटेल। डिटेल में हमें क्या कुछ करना होता है, गिव मोर स्पेसिफिक डिटेल इन द बॉडी पैराग्राफ, आइडेंटिफाई एनी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। पहले हमें ये देखना होता है कि जो ग्राफ हमें दिया रहता है, जो डाटा दिया रहता है, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में बताना चाहिए। डिवाइड इट इनटू 2 to 3 पैराग्राफ। अगर उसमें सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों एक ही पैराग्राफ में बनाएंगे। दोनों के लिए हम पैसेज या पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या पैराग्राफ बना सकते हैं, क्या फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं इसके डिटेल देने के लिए। फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज़ यूज़ वेरियस स्टाइल्स लाइक 48% ऑफ, 1/3 ऑफ, डायरेक्ट आप परसेंटेज भी दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा 50% ऑफ दिस, है ना, या 1/3 ऑफ, नियरली 1/4 ऑफ, ऑलमोस्ट 80%, ज़्यादा है तो, है ना, अगर 50 के आसपास है तो आप नियरली वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा का यूज़ करना है तो मेजॉरिटी यूज़ कर सकते हो, एवरेज यूज़ कर सकते हो, ट्वाइस एज मच, डबल के लिए यूज़ कर सकते हो, ऑलमोस्ट इक्वल, अगर सिमिलैरिटी शो करनी है तो ऑलमोस्ट इक्वल वर्ड यूज़ कर सकते हो फ्रेज। द हाईएस्ट, द लोएस्ट, वेरी क्लोज टू 2%, अगर बहुत ही स्लो होता है ना, बहुत ही कम होता है, लेस होता है,
तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, वेरी क्लोज टू, रफली, अप्रॉक्सीमेटली, जस्ट अंडर, 3% एट्सेट्रा, है ना। तो इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करके आप लोग इसको राइट कर सकते हो। ये सिर्फ किस लिए था, क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। आगे है फॉर एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप और कंट्रास्ट यूज़ फ्रेजेस एंड वर्ड्स लाइक। अगर किसी में हमें रिलेशनशिप शो करनी हो दो चीज़ों में, या फिर कंट्रास्ट शो करना हो, तो हम कैसे फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन, सिमिलरली, इन कंट्रास्ट विथ, इन कंपैरिजन टू, बट इन द अपोजिट केस, हाउएवर, वेयर एज, when it comes to, as opposed to, while, striking difference, noticeable differences, etc. हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी दो थिंग्स में, दो तरह के डाटा को रिलेट करने के लिए या उनका कंट्रास्ट शो करने के लिए। सॉरी। फॉर द कंक्लूजन एंड अदर कनेक्टिंग फ्रेजेस यूज़। अगर हमें कंक्लूजन देना है तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, ओवरऑल, subsequently, in all, in a nutshell, for the chart given, in short, striking changes, including, therefore, etc. ये फ्रेजेस यूज़ करके हमें जब कंक्लूजन देना है तो उस टाइम हम इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं। इन सभी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अपनी राइटिंग इम्प्रेसिव बनाने के लिए ये फ्रेजेस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आगे देखते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ये देखो आपको डाटा दिया हुआ है ना, कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड बाय ऑस्ट्रेलियन टीनेजर्स। इस ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें आपको कंजप्शन दिखाया गया है किस इसका, फास्ट फूड का, ऑस्ट्रेलियन टीनेजर्स के द्वारा। तो हमने इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, तो इसमें देखिए किस तरह से दिया हुआ है। द गिवन लाइन ग्राफ शोज चेंजेस इन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ फास्ट फूड कंज्यूम्ड बाय ऑस्ट्रेलियन टीनेजर्स फ्रॉम 1975 टू 2000। देखिए स्टार्टिंग ईयर है 1975 और लास्ट ईयर क्या है 2000। जो सर्वे हुआ है उसमें जो टाइमलाइन है वो 1975 टू 2000 के शो हुई है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। अब हमें क्या करना है, इनमें आपस में कंपैरिजन करना है, जहां हमें ठीक लगता है उस चीज़ का कंपैरिजन हम करेंगे। आपको इंट्रोडक्शन में ये बताया कि आपको क्या लिखना है। क्या लिखना है, द लाइन पैराग्राफ कंपेयर्स द फास्ट फूड कंजम्पशन ऑफ टीनेजर्स इन ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1975 एंड 2000, अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। आपको जो इंट्रोड्यूस करना है ना, पैराग्राफ में लिखना है, ये ब्लैक और ब्लू लाइन्स में दिया हुआ है ना नीचे, ये आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है। ये इंट्रोडक्शन दी है मैंने कि इस पैराग्राफ को आपको किस तरह से समझना है। जो रेड बॉक्स में ग्रीन कलर के ऊपर वाइट राइटिंग है ना, इसमें आपको बताया गया है, और जो प्रिपेयर है, पैराग्राफ प्रिपेयर किया जा रहा है, वो नीचे देखो ब्लैक और ब्लू लाइन में। तो होप सो इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब देखो ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या है, इसी को लेके, द गिवन लाइन ग्राफ शोज चेंजेस इन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ फास्ट फूड कंज्यूम्ड बाय ऑस्ट्रेलियन टीनेजर्स फ्रॉम 1975 टू 2000। अब हमें करना क्या है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। सेम ही है ये तो, इसका ओवरव्यू तो सॉरी। अब ओवरव्यू में देखो किस तरह से आप लिख सकते हो, मैंने नीचे बना के दिया है। ओवरऑल द कंजप्शन ऑफ फिश एंड चिप्स डिक्लाइंस ओवर द पीरियड। इस पीरियड में जो फिश और चिप्स का जो कंजप्शन है वो कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। वेयर एज द अमाउंट ऑफ पिज्ज़ा एंड हैमबर्गर्स दैट वर ईटन इंक्रीज्ड। जो पिज़्ज़ा और हैमबर्गर्स हैं उनको जो खाया जा रहा है ना, उनकी जो ईटन अमाउंट है वो ज़्यादा है, इंक्रीज़ हुई है। इस तरह से आप अपना ओवरव्यू दे सकते हो। फुल प्रिपेयर्ड आंसर भी मैं आपको शो करूँगी। अब डिटेल किस तरह से बनाओगे, डिटेल दी है। इन 1975 द मोस्ट पॉपुलर फास्ट फूड विद ऑस्ट्रेलियन टीनेजर्स वॉज फिश एंड चिप्स। अब हमने डिटेल में क्या लिखा है कि 1975 में जो मोस्ट पॉपुलर फूड था ऑस्ट्रेलिया में वो क्या था टीनेजर्स का, फिश एंड चिप्स। बीइंग ईटन 100 times a year, this was far higher than pizza and hamburgers which were consumed approximately 5 times a year। यानी कि जो फिश और चिप्स है वो 100 times, उससे
ज़्यादा था और पिज़्ज़ा और हैमबर्गर्स जो हैं वो ज़्यादा खाई जा रही थी। However, apart from a brief rise again from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually declined. इस पीरियड के दौरान ये काफ़ी कम हुआ। ओवर द 25 ईयर्स टाइम स्केल टू फिनिश एट जस्ट अंडर 40। ये क्या है, इस तरह से आप पैरा 1 की डिटेल लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए डिटेल सेकंड पार्ट में इसकी डिटेल दी गई है। आप एक ही पार्ट में भी लिख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी डिटेल जो है वो अलग अलग पार्ट्स में लिखोगे। सपोज दैट उसकी जो इंक्रीज़ है एक ये पैराग्राफ में आपको उसकी बताया गया कि किस तरह से इंक्रीज़ हुई है ना, तो वो दिखा दो। सेकंड पैराग्राफ में आपका डिक्लाइन है तो वहाँ वो चीज़ दिखा दो। अगर आप एक ही पैराग्राफ में टोटल ग्रोथ ही हुई है उसमें, तो आप फिर एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हो। द शार्प कंट्रास्ट टू दिस टीनेजर्स एट द other two fast foods at much higher level. Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990. इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ बतानी है आपको। PIZZA, ये पिज़्ज़ा नहीं होता है, इंग्लिश में इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है पिज़्ज़ा। ठीक है, स्पेलिंग इसकी पिज़्ज़ा की लिखी जाती है, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है पिज़्ज़ा। It then leveled off from 1995 to 2000. The biggest rise was seen in hamburgers as the occasion they were eaten increased sharply throughout the 1970s and 1980s, exceeding that of fish and chips in 1985. It finished at the same level that fish and chips began with consumption at 100 times a year. मीन्स ये क्या है, इस ग्राफ में आपको शो किया गया है, उसके अकॉर्डिंग इसकी डिटेल दी गई है। अब देखिए फुल मॉडल आंसर किस तरह से तैयार किया जा सकता है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, उसका इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू दे दिया और फिर इसकी पूरी डिटेल दे दी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बनाना है। इसमें इसने 3 पैराग्राफ शॉर्ट में करके 3 बनाए हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 ही बनाने हैं, आप 1 भी टोटल लिख सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो। ठीक है ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है, चार्ट के फॉर्मेट में ये दिया है ना, चार्ट बना के उसके ऊपर ये ग्राफ शो किया हुआ है। तो इसमें भी आपको इसी तरह से करना है। ये जो बार ग्राफ है आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, और इसमें ये बता रहा है द बार ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स प्लेड इन न्यूजीलैंड इन 2002। इट गिव्स फिगर्स फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये जो पैराग्राफ है जो न्यूजीलैंड में स्पोर्ट्स हुए थे 2002 में, उसमें ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का फिगर शो कर रहा है कि किस में कौन विनर रहा, कौन लूज़र रहा, ये सब चीज़ डिटेल है ना। तो इसका जो बार ग्राफ दिया हुआ है इसी तरह से आपको इसकी स्टार्टिंग करनी है। नीचे इंट्रोडक्शन आपको दिखाई दे रहा है। देखो इसमें भी ये बार ग्राफ का शो हो रहा है, वही क्वेश्चन है चल रहा है। मैं आपको ये तो शॉर्ट में अब आपको बता ही दिए कि किस तरह से इसकी डिटेल लिखनी है, किस तरह से स्टार्ट करने हैं, बट अलग अलग तरह के मैंने क्वेश्चंस शो करने की कोशिश की है। फर्स्ट में क्या था, डायरेक्ट आपको ग्राफ दिया हुआ था, इसमें चार्ट के तौर पे बार ग्राफ दिया हुआ है। आगे एक और क्वेश्चन भी देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये उसी तरह से इसके पैराग्राफ बनाने की कोशिश की गई है। ये देखो फुल मॉडल है, इसमें भी 3 पैसेज ये पैराग्राफ दे के आपको टोटल आंसर तैयार करके दिया हुआ है ना। ये पाई चार्ट देखो, इस तरह से आपके एग्जाम में इस तरह से पाई चार्ट पूछा जा सकता है और फिर आपको उसका आंसर प्रिपेयर करना होता है। इधर एक बॉक्स में मैंने पाई चार्ट शो करके आपको बताया है और दूसरी तरफ उसका आंसर शो किया हुआ है। अब देखो किस तरह से आप इस अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज अ वेल आर्टिकुलेटेड एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्प्ले। किस तरह से या क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आपके पैराग्राफ की कि आप लोग फुल मार्क्स गेन कर सको। क्लियरली आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स। जो भी फैक्ट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है आपको वो बहुत अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए। फॉलो लैंग्वेज कन्वेंशंस, सेंटेंस फॉर्मेशंस, ग्रामर एंड वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो भी सेंटेंस बनाओ आपका इजी होना चाहिए, आपकी फॉर्मेशन जो है वो सही होनी चाहिए, ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस जस्ट एक्यूरेट होना चाहिए।
डेवलप क्लियर आइडियाज़, ऑर्गेनाइज देम लॉजिकली एंड कनेक्ट देम प्रॉपरली विद ईच अदर। मतलब आपके जो आइडियाज़ हैं वो टोटल सीरीज़ में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं की आपने कहीं कोई आइडिया पहले दे दिया, कोई पीछे, उसकी सही सीरीज ना बने, है ना। वो एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए और लॉजिकली उनको लिखा होना चाहिए। सपोर्ट द मेन पॉइंट ऑफ द ट्रेंड्स एर्गम और पॉइंट्स स्ट्रांगली। जो भी कुछ आप लिख रहे हो वो आपके पॉइंट्स जस्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी एक फैक्ट के बारे में जो आप लिख रहे हो वो फैक्ट को वो आपका सेंटेंस स्ट्रांगली फॉलो करना चाहिए, है ना। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने की। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो ओवर होती है, ख़त्म होती है। अगर आपका अभी कोई डाउट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, बट मुझे लगता नहीं है कि अभी आपका कोई डाउट होगा। एक बार शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में पहले हमें इंट्रोडक्शन देनी है, फिर हम उसी इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में ही ओवरव्यू ऐड कर देंगे कि ये किसके बारे में है, सिर्फ एक लाइन में, है ना। और उसके बाद उसकी एक या दो पैराग्राफ में हमें पूरी डिटेल देनी होती है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।